वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि MES महाराष्ट्र इंजीनियरिंग सर्विसेज की वैकेंसी आई हुई है, राइट। और बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट सिनारियो ऑफलाइन क्लासेस कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम ऑनलाइन वीडियोस शूट करेंगे और उन वीडियोस को आप तक पहुंचाएंगे ताकि आप घर बैठे बैठे पढ़ाई कर सकें, आपका टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। ओके, सो मेरा नाम है विशाल मेघानी। बेसिकली मैं मैकेनिकल ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। ओके, मैकेनिकल ब्रांच से मैंने अपना BE कंप्लीट किया इन 2012। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की। ओके, और मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर भी किए हैं, जैसे कि SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसको हम कहते हैं फॉर जूनियर इंजीनियर। इसके अलावा HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ONGC का एग्जाम मैंने 2 बार क्लियर किया है। पहली बार मैं इंटरव्यू में बाहर आ गया था, उसके बाद दूसरी बार मेरा इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हुआ और नियरली 6.5 आवर्स के लिए मैंने जो 6.5 ईयर जो है, ओके, नियरली 6.5 साल के लिए मैंने ONGC में जॉब किया और उसके बाद मैंने मेरा जॉब छोड़ दिया। ओके, और प्रेजेंटली मेरा जो काम है वो है टीचिंग करना। टीचिंग इज़ माई प्रोफेशन, टीचिंग इज़ माई पैशन। मुझे पढ़ाना काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, सो मैं आप लोगों को यहाँ पे बेसिक मैकेनिकल ये टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। तो बेसिक मैकेनिकल के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पहले जो है इस वैकेंसी के बारे में बताना चाहूँगा। ज़्यादा नहीं, आप लोगों को पहले से ही पता है, बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है ऑलरेडी। फिर भी मैं कुछ 1 मिनट के लिए तो भी मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 217, राइट। 217 वैकेंसीज हैं। लेकिन इस साल की वैकेंसी में खास बात क्या है? तो इस साल की वैकेंसी में खास बात यह है कि आउट ऑफ 217 नियरली 123 वैकेंसीज आर फॉर क्लास 1 ऑफिसर। क्लास 1 की 123 वैकेंसी है नियरली, ओके, जो कि 50% से भी ज़्यादा है। आज तक इतनी बड़ी क्लास 1 की वैकेंसी नहीं आई है। ओके, लास्ट ईयर की अगर मैं बात करता हूँ तो 1100 प्लस वैकेंसीज थी, उसके अंदर भी इतनी क्लास 1 की वैकेंसी नहीं थी, राइट। तो ये जो वैकेंसी है ना, इसमें कंपटीशन जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा रहने वाला है। कैसे कि ऑलरेडी जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, राइट, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं या जिन्होंने ऑलरेडी क्लियर किया हुआ है, उनका मतलब अभी वेटिंग लिस्ट में नाम है, ओके, वो भी इस वैकेंसी के लिए तैयारी करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर क्लास 1 की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। तो डेफिनेटली इस बार का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा लगने वाला है। बहुत बार बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेसिक मैकेनिकल को ड्रॉप कर देते हैं, इलेक्ट्रिकल को ड्रॉप कर देते हैं, ओके, लिमिटेड सिलेबस पढ़ के जाते हैं। तो इसमें होता यह है कि या तो वो बाउंड्री पे सिलेक्ट होते हैं या तो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगा, आपको एक भी सिलेबस ड्रॉप नहीं करना है, कोई भी टॉपिक आपको ड्रॉप नहीं करना है। सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने हैं, अच्छे से पढ़ के जाने हैं। उसमें से जो बेसिक मैकेनिकल है जो आपको 10 मार्क के लिए पूछा जाता है, वो बेसिक मैकेनिकल आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ, ओके। और मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। इसके अलावा जो आपको प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। सो मेरी ये गारंटी है, जितना मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसमें से एटलीस्ट 7 मार्क्स तो आप स्कोर कर लोगे, ठीक है। 7 मार्क्स की गारंटी मैं आपको देता हूं कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं या जो सोर्स मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस का, ओके, वो आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली एटलीस्ट 7 मार्क्स यू विल स्कोर आउट ऑफ 10 एंड विच इज अ वेरी गुड स्कोर इन अ मैकेनिकल, ठीक है। हो सकता है ज़्यादा भी मार्क्स आप स्कोर करें, बट 7 मार्क्स की मैं आपको गारंटी दूंगा, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक मैकेनिकल। तो पहले देख लेते हैं बेसिक मैकेनिकल के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। तो बेसिक मैकेनिकल के अंदर हमको टोटल 9 टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे। पहला टॉपिक हमको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद हीट ट्रांसफर, देन थर्मल पावर प्लांट, उसके बाद मशीन एलिमेंट, उसके बाद पावर ट्रांसमिशन डिवाइसेस, देन मैकेनिज्म्स, ओके, मैकेनिज्म पढ़ना है। उसके बाद इंजीनियरिंग मटेरियल्स, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड लास्ट मशीन टूल्स, ठीक है। तो ये 9 टॉपिक्स आपके सामने हैं, जो ये सारे टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं। सबके सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, राइट। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ मार्क्स की, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है 10, ओके। और 10 मार्क्स 9 टॉपिक्स, ओके। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन पढ़ना है, पढ़ाने का काम मेरा है, ठीक है। आपको वीडियो देखने हैं, नोट्स आपको तैयार करने हैं, रिवीजन करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, डेफिनेटली यू विल स्कोर द एटलीस्ट 7 मार्क्स, ओके, ठीक है। सो जो हम आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है थर्मोडायनेमिक्स, ओके। सो थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको अगर आप मतलब प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस निकाल के देख लोगे तो एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चंस आपको थर्मोडायनेमिक्स से पूछा जाता है, ओके। हर साल कम से कम 1 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है थर्मोडायनेमिक्स से। कई साल के पेपर ऐसे भी हैं जहाँ पे 2-2 या 3-3 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछे गए हैं,
ठीक है। सो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमको पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ओके, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ओके। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आता है आपका हीट पंप, रेफ्रिजरेटर एंड एंट्रोपी, ठीक है। देन प्योर सब्सटेंसेस, ये सारे टॉपिक्स हमको कवर करना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ओके। सो जो थर्मोडायनेमिक्स है, ओके, वो पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो पढ़ाई करेंगे, देखिए आप लोग जो है वो सिविल ब्रांच से बिलोंग करते हैं, राइट, और आप लोगों के लिए मैकेनिकल जो है वो पढ़ना एक थोड़ा सा टफ जॉब है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इतना इजी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको मैकेनिकल पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। क्योंकि हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं हर एक चीज़, तो हम जो भी पढ़ेंगे, ठीक है, उसके पीछे हम एक चीज़ ज़रूर लगाएंगे, वाई। अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। जब आपको वाई का पता चलेगा, ठीक है, सिंपली जैसे हम अगर घर पे पढ़ाई करते हैं, कोई भी बुक लेके आप बैठ जाइए, पढ़ाई करिए, तो आप जब पढ़ते हो ना, तो आपके दिमाग में सब यही होता है कि 1 + 1 = 2, बस ऐसा है और ऐसा पढ़ना है कि बुक में लिखा है डेफिनेशन, वो पढ़नी है, हमको याद रखनी है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, राइट। हम यहाँ पे लिखेंगे अगर 1 + 1 = 2 है तो 2 ही क्यों है, 3 क्यों नहीं होता है, ठीक है। दैट मीन्स हम यहाँ पे लॉजिकली पढ़ेंगे, ओके। तो आपको मजा भी आएगा और आपको रट्टा मारना भी नहीं पड़ेगा, आपको याद रखना भी आसान होगा। ये आपको पहले ही 1 आवर में क्लियर हो जाएगा कि हाँ, जो पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी अच्छा है और जो पढ़ाया जा रहा है वो हमको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। सो पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स, पहला टॉपिक, और दूसरा टॉपिक हमको यहाँ पे जो पढ़ना है उसका नाम है हीट ट्रांसफर, ठीक है। सो जो थर्मोडायनेमिक्स है वो हम जो पढ़ने वाले हैं, तो पहले देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स हमको क्यों पढ़ना ज़रूरी है, ओके। सो जो थर्मोडायनेमिक्स है, ओके, ये पहले जो एक ग्रीक वर्ड है, ओके, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ वर्ड है थर्मोडायनेमिक्स, राइट। थर्म प्लस डायनामिक्स, राइट, इस वर्ड को मिलाकर बना है थर्मोडायनेमिक्स, थर्म प्लस डायनामिक्स, जहां पर थर्म जो है ना, ये वर्ड का मतलब होता है हीट, थर्म का मतलब होता है हीट, एंड डायनामिक्स जो है उसका मतलब होता है पावर या वर्क, डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर या वर्क। तो यहां से हमको पता चलता है कि हमको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना क्यों जरूरी है, ताकि हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकें, ओके, ताकि हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकें विथ मिनिमम लॉसेस, राइट। हम यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं इसलिए कि हम इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट, जहाँ से हमारे घरों में बिजली आती है, राइट। वहाँ पर हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जब भी हम हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं ना, तो पूरा का पूरा हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पर हमको यही करना है कि जो हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो लॉसेस को हमको कम से कम करना है और इफिशिएंसी को ज़्यादा से ज़्यादा करना है। समझ में आया? सो द मेन एम ऑफ स्टडिंग द थर्मोडायनेमिक्स इज टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क विथ मिनिमम लॉसेस, समझ में आया? ठीक है। सो जो पूरा हमारा वर्ड मतलब थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये 2 शब्दों के अराउंड घूमेगा, हीट वर्क, हीट वर्क, हीट वर्क। इन 2 शब्दों के अराउंड हमारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स घूमेगा, ठीक है। हम थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर के बारे में, ओके। सो अगर हम पूरे थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको एक नया टॉपिक हीट ट्रांसफर नाम का टॉपिक पढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों हम वापस एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, हीट ट्रांसफर? क्योंकि हमको अगला टॉपिक वही पढ़ना है, हीट ट्रांसफर, है ना। सो मैं आपको बता दूं कि हीट ट्रांसफर ये जो वर्ड है ना, ये जब भी वर्ड में बोलता हूं, हीट ट्रांसफर जब मैं वर्ड बोलता हूं, तो मेरे दिमाग में 2 बातें आती हैं। पहली बात जो मेरे दिमाग में आती है वो ये आती है कि मैग्नीट्यूड, ओके। हीट ट्रांसफर वर्ड बोलते ही मेरे दिमाग में 2 बातें आती हैं। पहला मैग्नीट्यूड, और दूसरी बात जो मेरे दिमाग में आती है वो आता है क्या? रेट ऑफ अ हीट ट्रांसफर, ओके। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट, क्वांटिटी, मतलब क्या कि हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। मैं हीट को अगर वर्क में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कितनी हीट को मैं वर्क में कन्वर्ट कर पाऊंगा, दैट इज अ मैग्नीट्यूड। और रेट मतलब क्या? ठीक है, रेट मतलब कि क्या होता है कि हीट जो है, ओके, देखिए हीट जो है, यहां पे मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, यहां से हीट फ्लो करके यहां तक पहुंचेगी,
है ना। यहाँ पे मैंने हीट सप्लाई किया और हीट यहाँ से फ्लो करके ये एंड तक पहुंची। सिंपल सा आप पकड़ लो एक मेटल रॉड, उस मेटल रॉड को अगर आप आग में डालते हो, फायर में डालते हो, तो आफ्टर सम टाइम यू विल फील हॉट एट द अदर एंड ऑल्सो। तो ये क्यों आपको गर्म महसूस हुआ यहाँ पे, क्योंकि हीट फ्लो किया यहाँ पे, है ना। तो जब हीट फ्लो कर रहा है ना वन एंड से लेकर अनदर एंड तक, तो मेरे दिमाग में दो बातें आती है कि मैंने यहाँ पे सपोज 50 किलो जूल का हीट सप्लाई किया था, तो उसमें से कितना हीट यहाँ तक पहुंचा है, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड अगेन। या फिर दूसरी बात जो मेरे दिमाग में आती है कि टाइम, रेट, हीट को यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा है, कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो ये दो बातें मेरे दिमाग में आती है। तो जो पहली बात है जो मैग्नीट्यूड है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, राइट। मैग्नीट्यूड दो प्रकार का, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू द वर्क और हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट विल फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, है ना। ये हो गया मैग्नीट्यूड। रेट मतलब हाउ मच टाइम हीट विल टेक टू फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, दैट इज अ रेट ऑफ अ हीट ट्रांसफर। और जो रेट ऑफ अ हीट ट्रांसफर है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं हीट ट्रांसफर नाम के टॉपिक के अंदर। जो हमको सेकंड टॉपिक पढ़ना है हीट ट्रांसफर, वहां पर हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ अ हीट ट्रांसफर के बारे में। अब ये रेट ऑफ अ हीट ट्रांसफर पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग यूज करना चाहते हैं थर्मस फ्लास्क। अब थर्मस फ्लास्क पे अगर मैं चाय रखता हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये जो चाय है थर्मस फ्लास्क में ये कितने देर तक गर्म रहेगी, है ना। सिंपली जब आप मार्केट जाते हो तो वहां से जब आप थर्मस फ्लास्क खरीदते हो तो वहां पर लिखा होता है हॉट विल रिमेन हॉट फॉर 24 आवर्स एंड कोल्ड विल रिमेन कोल्ड फॉर 24 आवर्स, लिखा होता है ना। तो ये उनको कैसे पता कि जो गर्म चीज है वो अंदर गर्म कितनी देर तक रहेगी, तो उन्होंने वहां पर कैलकुलेट किया है रेट ऑफ अ हीट ट्रांसफर। तो ये जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है ना, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कहां पर, हीट ट्रांसफर के अंदर। क्लियर है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमको क्या पढ़ना है ये क्लियर है। थर्मोडायनेमिक्स में हमको पढ़ना है कि अगर मैं एक जगह पे हीट सप्लाई करता हूं और वहां से अगर मैं वर्क चाहता हूं तो कितना हीट वर्क में कन्वर्ट मैं कर पाऊंगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। देखिए कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा थर्मोडायनेमिक्स चालू करने से पहले। ओके, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके बाद हमको पावर प्लांट भी पढ़ना है। थर्ड टॉपिक हमारा क्या है, पावर प्लांट। पावर प्लांट अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया। थर्मल पावर प्लांट के अंदर क्या आता है, जैसे स्टीम टरबाइन पावर प्लांट जिसकी मदद से हमारे घरों में बिजली आती है, जैसे गैस टरबाइन पावर प्लांट जिसकी मदद से हम एयरक्राफ्ट उड़ा पाते हैं, या फिर जैसे हो गया आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट। हाइड्रोलिक पावर प्लांट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा, अगर आप सिविल इंजीनियर्स हैं तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है ना। जैसे कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट के अंदर आता है आपका पेल्टन टरबाइन, कपलन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन, है ना। सो पावर प्लांट की दो कैटेगरीज है, एक जो थर्मल एनर्जी के ऊपर चलता है, मतलब जिसके अंदर हम हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, और दूसरा जो आपका चलता है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, जैसे कि हम पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, है ना। जैसे कि हम डैम बना के पानी को स्टोर करके रखते हैं और उस स्टोर्ड वाटर की मदद से हम क्या चलाते हैं, पावर प्लांट चलाते हैं, है ना। वो स्टोर्ड वाटर जाएगा और ब्लेड को मारेगा, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। ओके, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं। ओके, ये आपका है हाइड्रोलिक पावर प्लांट। तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट में हम क्या करते हैं, पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। इकट्ठा करके रखते हैं तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, पानी के पास होगी पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो हम पावर प्लांट में क्या करते हैं, हाइड्रोलिक पावर प्लांट में पोटेंशियल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, है ना। सो दो प्रकार के पावर प्लांट हमारे पास हैं, एक है थर्मल पावर प्लांट और दूसरा है हाइड्रोलिक पावर प्लांट। ओके, सो जो थर्मल पावर प्लांट है या हाइड्रोलिक पावर प्लांट है, दोनों पावर प्लांट को चलाने का हमारा अल्टीमेट एम क्या है, तो हमको चाहिए वर्क। हमको क्या चाहिए, वर्क चाहिए। ओके, और वर्क की अगर मैं बात करता हूं तो वर्क की डेफिनेशन हमारे लिए क्या होगी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। हमको बुक्स की डेफिनेशन नहीं देखनी है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं जनरल डेफिनेशन की बात कर रहा हूं। तो हमारे लिए वर्क का डेफिनेशन है शाफ्ट को घुमाना। शाफ्ट को घुमाना, अगर हमने शाफ्ट को घुमा लिया तो इस घूमते हुए शाफ्ट के ऊपर हम जनरेटर लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या इस घूमते शाफ्ट के ऊपर हम कोई भी चीज लगा के हम और मतलब जो भी हमको चाहिए एनर्जी वो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। जनरली अगर मैं बात करता हूँ स्टीम टरबाइन पावर प्लांट की या हाइड्रोलिक पावर प्लांट की, दोनों भी हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, और दोनों के अंदर हमारा एम होता है वर्क प्रोड्यूस करना, और दोनों के अंदर वर्क क्या होता है, शाफ्ट को घुमाना। लेकिन दोनों के अंदर हम जो शाफ्ट को घुमाते हैं तो उनको इनपुट एनर्जी अलग अलग होती है, राइट। जैसे मैं थर्मल पावर प्लांट की बात करता हूं तो वहां पर इनपुट एनर्जी होती है क्या, हीट। हीट में से हम वर्क प्रोड्यूस करते हैं,
लेकिन अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोलिक पावर प्लांट की, तो वहां पर हमारी इनपुट एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी में से मैं वर्क प्रोड्यूस करता हूं। ठीक है ना, समझ में आया? ओके, सो हीट में से वर्क प्रोड्यूस करते हैं हम थर्मल पावर प्लांट में, एंड पोटेंशियल एनर्जी में से वर्क प्रोड्यूस करते हैं हम कहां पर? हाइड्रोलिक पावर प्लांट में। ओके, सो अगर मैं आपको बताऊं, मतलब एक बात आपको बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट बात है बहुत ही, कि जो हमारे पास जो दो पावर प्लांट हैं, एक है थर्मल पावर प्लांट और दूसरा है हमारे पास हाइड्रोलिक पावर प्लांट। ओके, सो द मिनिमम एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट इज 90%. Minimum efficiency of hydraulic power plant is 90%, while the maximum efficiency of thermal power plant is 35 to 45%. समझ में आया? ठीक है, ये अभी जो मैंने आपको चीज बताई ना, ये चीज को अभी मैं यूज करूंगा। ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि थर्मल पावर प्लांट में हम क्या करते हैं? हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, और हाइड्रोलिक पावर प्लांट में हम क्या करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं, है ना। पानी को स्टोर करके रखते हैं। अगर मैं पानी को स्टोर करके रखता हूं तो उस समय पानी के पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया? द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इज 35 to 45%, while द मिनिमम एफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोलिक पावर प्लांट इज 90%। तो एफिशिएंसी में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? इतना बड़ा डिफरेंस एफिशिएंसी में क्यों होता है? राइट, तो वो समझने के लिए हमको यहां पे समझना होगा ये HGE एंड LGE क्या होता है। HGE मतलब हाई ग्रेड एनर्जी एंड LGE मतलब लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं यहाँ पे बातें, लेकिन ये जो है बातें आपको जानना जरूरी है। अगर ये बातें आप जान लोगे तो आपको जो है थर्मल पावर प्लांट मतलब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि थर्मोडायनेमिक्स में क्यों पढ़ना चाहता हूँ, है ना। अगर आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स हमको क्यों पढ़ना है तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ओके, सो यहां पर हम देखते हैं हाई ग्रेड एनर्जी एंड लो ग्रेड एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, हाई ग्रेड एनर्जी मतलब क्या? कि वो एनर्जी जिस एनर्जी को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। ओके, वो एनर्जी जिस एनर्जी को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, उस एनर्जी को यूज करने के लिए मुझे उसे और किसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। उस एनर्जी को हम कहते हैं हाई ग्रेड एनर्जी। ओके, जैसे कि वर्क है एक हाई ग्रेड एनर्जी। ठीक है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी है एक हाई ग्रेड एनर्जी। समझ में आया ना? जिस एनर्जी को मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, मुझे उस एनर्जी को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो रेडी बैठा है मुझे वर्क देने के लिए, वो एनर्जी जो मुझे वर्क देने के लिए रेडी बैठी है। जैसे कि अगर शाफ्ट घूम रहा है मतलब हमको वर्क मिल रहा है, और उस घूमते हुए शाफ्ट के ऊपर अगर मैंने जनरेटर लगा दिया तो मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, है ना। मतलब शाफ्ट जो है उसके पास क्या है? वर्क है, तो वर्क जो है वो रेडी बैठा है मुझे एनर्जी देने के लिए। समझ में आ गया? ओके, पोटेंशियल एनर्जी भी एक हाई ग्रेड एनर्जी है। कैसे? मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूं। सपोज मेरे पास एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, और इस बॉक्स को मैं यहां तक मूव करवाना चाहता हूं, मुझे वर्क चाहिए। तो वर्क कैसे मिलेगा? जब ये बॉक्स यहां से यहां मूव कर जाएगा, तो मैं क्या करता हूं, इस बॉक्स के आगे एक स्प्रिंग लगा देता हूं। राइट, एक स्प्रिंग लगा देता हूं। राइट, और ये है एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग। इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया हुआ है। ठीक है, अब अगर स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस किया हुआ है, उसको पकड़ के रखा है, तो उस समय स्प्रिंग के पास कौन सा एनर्जी है? तो उस समय स्प्रिंग के पास है पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और जैसे ही मैं स्प्रिंग को छोड़ूंगा तो क्या होगा? ये स्प्रिंग इस बॉक्स के ऊपर मारेगा, ये बॉक्स यहां से मूव करके यहां पहुंच जाएगा, है ना। तो इस स्प्रिंग के पास था पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो रेडी टू यूज एनर्जी है, उसको हमें किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। पोटेंशियल एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी, वर्क हाई ग्रेड एनर्जी। बट जो हीट होता है ना, वो होता है लो ग्रेड एनर्जी। हीट इज अ लो ग्रेड एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हम हीट एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे यहां पर इस बॉक्स को मूव करवाना है, मैं यहां पे फ्यूल रखता हूं, उसको बर्न करता हूं, तो डायरेक्टली मूव नहीं होगा, मुझे और भी अरेंजमेंट लगाने पड़ेंगे, जैसे कि पिस्टन सिलेंडर डिवाइस मुझे यहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हीट एनर्जी इज नॉट अ रेडी टू यूज एनर्जी, ये है एक लो ग्रेड एनर्जी। ओके, सो आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, जो कि था थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रोलिक पावर प्लांट की इफिशियंसी में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों होता है। तो देखिए, थर्मल पावर प्लांट की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर मैं कन्वर्ट करता हूं हीट को वर्क में। हीट है एक लो ग्रेड एनर्जी और वर्क है एक हाई ग्रेड एनर्जी।
मतलब थर्मल पावर प्लांट के अंदर मैं एक लो ग्रेड एनर्जी को एक हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोलिक पावर प्लांट की, तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट में क्या होता है, मैं एक हाई ग्रेड एनर्जी को दूसरी हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं। क्लियर है? थर्मल पावर प्लांट में हम लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, while in hydraulic power plant we are converting one form of high grade energy into another form of high grade energy। ओके, तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी हम किसी लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उस समय लॉसेस होते हैं बहुत ही ज्यादा और एफिशिएंसी होती है बहुत ही कम। लेकिन जब हम किसी एक हाई ग्रेड एनर्जी को दूसरी हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उस समय लॉसेस होते हैं बहुत ही कम और एफिशिएंसी होती है बहुत ही ज्यादा। इसी वजह से द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज 35 to 45%, while the minimum efficiency of hydraulic power plant is 90%। क्लियर है? देखो इसका एक एग्जांपल भी देता हूं, वर्क हाई ग्रेड एनर्जी क्यों है। देखिए मैं हीट को अगर वर्क में कन्वर्ट करता हूं तो क्या मैं हीट को वर्क में पूरी तरह से कन्वर्ट कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा। सिंपल सा एग्जांपल आप ले लो, गाड़ी चलाते हो आप, राइट? गाड़ी में फ्यूल बर्न करके हीट एनर्जी पैदा करते हो जिसकी मदद से आप गाड़ी चलाते हो, राइट? लेकिन जो एग्जॉस्ट होता है गाड़ी का, जो धुआं होता है एग्जॉस्ट, उसको अगर आप हाथ लगाओ तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है एग्जॉस्ट का टेम्परेचर? क्योंकि जो हीट एनर्जी हमने गाड़ी को दी है फ्यूल बर्न करके, वो पूरी की पूरी हीट एनर्जी हम यूज नहीं कर पाते हैं, कुछ एनर्जी हमारी वहां पे वेस्ट हो जाती है, इसीलिए एग्जॉस्ट जो होता है गाड़ी का उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन अगर मैं उल्टा करता हूं, मैं वर्क को हीट में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो क्या मैं कर पाऊंगा? देखिए लॉसेस तो यहां पर भी जरूर होंगे। अगर मैं वर्क को हीट में जब कन्वर्ट करूंगा ना तो फ्रिक्शन होगी और फ्रिक्शन के कारण पूरा का पूरा वर्क हीट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन ये फ्रिक्शन है, अगेन फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? अगेन फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है हीट, और वही हीट हमको वापस मिल जाएगी। तो इस तरह से वर्क एनर्जी जो है वो पूरी तरह से हीट में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन हीट एनर्जी पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। इसलिए हीट एनर्जी इज अ लो ग्रेड एनर्जी एंड वर्क इज अ हाई ग्रेड एनर्जी। ओके, क्लियर है? क्यों हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहते हैं? सो द मेन एम ऑफ स्टडिंग द थर्मोडायनेमिक्स इज to convert heat which is a low grade energy into work which is a high grade energy with minimum losses। ठीक है, वापस एक बार बता देता हूं, the main aim of studying the thermodynamics is to convert heat which is a low grade energy into work which is a high grade energy with minimum losses। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया? ओके, सो अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन। थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन देखने से पहले एक छोटा सा टॉपिक भी आपको बताना चाहूंगा, सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है। इस टॉपिक को हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं, जस्ट थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन समझने के लिए ये टॉपिक पढ़ना आपको जरूरी है। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, सो सिस्टम क्या होता है? देखिए सिस्टम जो है उसका डेफिनेशन क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ। Anything in the whole space upon which our study is focused is called as a system। Anything in the whole space upon which our study is focused is called as a system। मतलब क्या कि इस पूरी दुनिया में जिस भी चीज के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं वो होगा हमारे लिए हमारा सिस्टम। लेट्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो बोर्ड है ये एक पूरी दुनिया है, ये है यूनिवर्स, राइट? इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा, इस हिस्से के बारे में मैं पढ़ना चाहता हूं, ओके, इस रीजन के बारे में मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा मेरे लिए मेरा सिस्टम। ओके, और सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होता है उसको हम कहते हैं क्या? सराउंडिंग। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होता है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है ना? सो सिस्टम मतलब क्या, समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, जिस चीज के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं उसे हम कहते हैं सिस्टम, और सिस्टम के बाहर जो कुछ भी होता है उसको हम कहते हैं सराउंडिंग। वापस हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है? फिलहाल हम देखते हैं हमारा टॉपिक, द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या है? ओके, सो डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। Thermodynamics is a science of energy transfer and its effects on system and surrounding। ठीक है, मतलब कि अगर मैं सिस्टम जो है उसको हीट सप्लाई करता हूं, थर्मोडायनेमिक्स इज अ साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, अगर मैं सिस्टम को हीट के रूप में एनर्जी सप्लाई करता हूं तो वो जो सिस्टम है उस हीट में से कितना हीट अपने पास रखेगा और कितना हीट मुझे वापस करेगा वर्क के रूप में, ये मुझे हमको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर।
समझ में आया कि सपोज मैं सिस्टम को कुछ हीट सप्लाई करता हूं, उसमें से सिस्टम कितना हीट जो है मुझे वर्क के रूप में वापस करता है और कितना हीट वो अपने पास रखता है, अपनी एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। क्लियर है? यही चीज हमको पढ़नी है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज मैं अपने आप को सिस्टम मान लेता हूं। अगर मैं सिस्टम हूं, ठीक है ना, तो मैं अगर खाना खाता हूं तो खाना क्यों खाता हूं मैं? क्योंकि खाना खाऊंगा तो मैं चल पाऊंगा, है ना। मैं अपने सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करता हूं इन टर्म्स ऑफ फूड, और उस एनर्जी के कारण मैं वर्क ले पाता हूं। आज मैं आपको यहाँ पे खड़े रह के पढ़ा रहा हूं, चलता हूं, फिरता हूं, जो भी काम करता हूं, क्यों कर पाता हूं? क्योंकि मैं अपने सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना। ठीक है, लेकिन सपोज अगर देखिए मैं क्या करता हूं, अपने आप को जो है अपने आप को एक रूम में बंद कर लेता हूं 6 महीने के लिए। मैं वहां पे अपने आप को बंद कर लेता हूं, ओके, और वहां पर मैं आराम से बैठा रहूंगा। वहां पर बैठ के मैं आराम से खाता पीता रहूंगा, कोई काम नहीं करूंगा। टीवी देखना है, खाना खाना है, सोना है, टीवी देखना है, खाना, कोई काम नहीं करना है। तो 6 महीने के बाद जब मैं बाहर निकलूंगा तो क्या होगा? 6 महीने के बाद जब मैं बाहर निकलूंगा तो मेरी हेल्थ बढ़ जाएगी, है ना, मैं मोटा हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अब क्या है, मैंने सिस्टम को एनर्जी तो दी है, लेकिन उसकी वजह से मतलब उसके बदले सिस्टम से मैंने कोई काम नहीं लिया है। तो सिस्टम ने क्या किया, उस एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर लिया है, समझ में, इसलिए सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई। क्लियर है? तो यही हमको चीज यहां पे पढ़नी है कि सिस्टम को जब मैं हीट देता हूं उसमें से कितनी हीट वो अपने पास रखता है, मतलब अपनी खुद की एनर्जी बढ़ाने का काम करता है, और कितनी हीट को हमें वर्क के रूप में वापस करता है। ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पास 3 एनर्जीज हैं, एक हीट एनर्जी जो हम सिस्टम को दे रहे हैं, एक वर्क एनर्जी जो सिस्टम हमको दे रहा है, और तीसरी एनर्जी जो है वो जो हीट एनर्जी का कुछ हिस्सा जो सिस्टम अपने पास रख लेता है, जिसके वजह से वो अपनी खुद की एनर्जी बढ़ाता है। उस एनर्जी को कहा जाता है थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी। क्या कहा जाता है? इंटरनल एनर्जी। मतलब क्या? एनर्जी विद इन द सिस्टम, वो एनर्जी जो सिस्टम के पास है। ठीक है, तो इसलिए इक्वेशन क्या बनती है? डेल क्यू, दैट्स अ हीट विच इज गिवन टू द सिस्टम, इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, जो सिस्टम ने हमको वर्क दिया है, प्लस डी यू। ठीक है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे जाके। डेल क्यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू प्लस डी यू, राइट। मतलब जो हमने सिस्टम को हीट दिया उसके बदले सिस्टम ने हमको वर्क दिया, प्लस कुछ सिस्टम ने एनर्जी अपने पास रख ली दिया इंटरनल एनर्जी के रूप में। क्लियर है? और यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ओके, सो थर्मोडायनेमिक्स क्यों हमको पढ़ना जरूरी है, या थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया? ओके, अगर ये बात आपको समझ में आई है तो हम जो है थर्मोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे अभी, तो आपको जो है काफ़ी आसान होगा उस चीज़ के लिए। ठीक है, सो थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने से पहले आपको कुछ और बातें हैं जो मुझे बतानी है। जैसे कि सबसे पहली बात तो आपको लिखना कुछ भी नहीं है थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है ना, मैं PDF नोट्स अवेलेबल हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो आपको मिल जाएंगे। और वो नोट्स ऐसे नहीं हैं कि प्रिंटेड हैं या टाइप किए हुए हैं, किसी बुक से कॉपी पेस्टेड किए हुए हैं, ऐसे नहीं हैं। वो नोट्स हैं जो किसी स्टूडेंट ने लिखे हैं, मैंने पढ़ाया था जब, तो उसको हमने स्कैन कर लिया है और उसका स्कैन कॉपी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो जो चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही है उसी चीज़ के आपके नोट्स भी आपके हाथ में अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, ओके। सो देखते हैं, इसके अलावा जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमको जो है एक वर्ड पढ़ते हैं हम, रिवर्सिबल। ये वर्ड हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, रिवर्सिबल। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस मतलब क्या कि एक जगह से दूसरे जगह तक जाना कोई काम करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मुझे अगर कुछ चीज़ लानी है, सपोज किराना दुकान से या कुछ दूध मुझे खरीदना है, तो मैं घर से निकला और दूध लेने के लिए गया और दूध लेके आया, तो ये एक प्रोसेस है ना। इसी तरह थर्मोडायनेमिक्स में भी अलग अलग प्रोसेस हैं, उनके नाम रखे गए हैं, उनके नाम रखे गए हैं। ठीक है, वो हम बाद में जाके पढ़ेंगे। तो जो प्रोसेस है ना थर्मोडायनेमिक्स में, वो 2 प्रकार के होते हैं। टोटल थर्मोडायनेमिक्स में 5 प्रोसेस होते हैं, जिनको 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल। तो मैं आपको बता दूं, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ एक ही इकलौता ऐसा प्रोसेस है जो रिवर्सिबल है। ओके, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम यूज भी नहीं करते हैं, उसको ज़्यादातर हम यूज नहीं करते हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में जो है एक भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल मतलब क्या, ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप सिर्फ थोड़ा सा समझ लीजिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, जितने भी प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे हैं इरिवर्सिबल।
फिर भी हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं किसके बारे में? रिवर्सिबल के बारे में। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि रिवर्सिबल जो है इस प्रोसेस को लेकर अगर मैं कोई एक डिवाइस बनाता हूं, कोई भी एक, जैसे कि इंजन बनाता हूं, ओके, इंजन के अंदर अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। अगर उस इंजन के अंदर जो प्रोसेसेस हैं अगर वो सारे के सारे मैं रिवर्सिबल लेता हूं तो उस इंजन का जो एफिशिएंसी होगा ना वो मैक्सिमम होगा, वो ज्यादा होगा, राइट। तो थ्योरेटिकल पढ़ते समय हम रिवर्सिबल ये मान के चलते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थ्योरेटिकली हम रिवर्सिबल इसलिए पढ़ते हैं कि जो थ्योरेटिकल इंजन में बना रहा हूं, ओके, थ्योरेटिकल इंजन जो मैं बना रहा हूं, थ्योरेटिकल इंजन जो मैं पढ़ रहा हूं उसका एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। जब उस इंजन को मैं प्रैक्टिकली यूज़ करूंगा तो डेफिनेटली उसका एफिशिएंसी बहुत कम होगा, लेकिन मेरे पास स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट रहेगा, मेरे पास कंपैरिजन का एक मतलब ये रहेगा कि मैं कंपेयर कर सकता हूं इस प्रैक्टिकल इंजन को थ्योरेटिकल इंजन के साथ कि इसका एफिशिएंसी अगर ज़्यादा है, इसका कम है तो मैं बढ़ा सकता हूँ। मेरे पास कंपेरिजन रहेगा, मेरे पास स्कोप रहेगा, इसीलिए हम रिवर्सिबल पढ़ते हैं। ये रिवर्सिबल मतलब क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, समझ में, जब हम रिवर्सिबल टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन रिवर्सिबल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, ओके, हम नहीं पढ़, मतलब ऐसा नहीं है, रिवर्सिबल नाम का प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता है सिवाय एक को छोड़ के। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया? ओके, सो ये था आपका जस्ट इंट्रोडक्शन टू द थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, क्यों पढ़ना है, उसका डेफिनेशन क्या है। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा थर्मोडायनेमिक्स का है सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स एंड बाउंड्री। सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स एंड बाउंड्री। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अभी कि सिस्टम मतलब क्या होता है, ठीक है। इस दुनिया में वो चीज जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं वो होता है हमारे लिए हमारा सिस्टम, ठीक है। जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, एक एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा कि सपोज मोबाइल जब आप चला रहे हो, ठीक है, तो मोबाइल चलाते समय आप पूरी तरह से, बहुत बार ऐसा होता है, पूरी तरह से मोबाइल में घुस जाते हो, ठीक है। आपको आजू बाजू में कौन बुला रहा है, क्या बोल रहा है, आपको ध्यान ही नहीं रहता है। आप पूरी तरह से, आपका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोबाइल होता है। मीन्स उस समय आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मोबाइल है। तो उस समय आपके लिए आपका सिस्टम क्या है, मोबाइल। मोबाइल के बाहर की जो भी दुनिया है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, सराउंडिंग। तो क्लियरली इसमें से हमको पता चलता है सिस्टम मतलब क्या, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं उसको हम कहेंगे हमारा सिस्टम। सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है वो क्या होगा, सराउंडिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होता है, ठीक है, तो सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो चीज जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है उसको हम क्या कहते हैं, बाउंड्री। तो ये है बाउंड्री, दिस इज अ बाउंड्री, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज अ बाउंड्री, ठीक है। बाउंड्री इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन थर्मोडायनेमिक्स। कैसे, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि थर्मोडायनेमिक्स में हम आगे जाके एक प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं और उस प्रोसेस का नाम होता है, उस प्रोसेस का नाम है एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर आप बुक्स में पढ़ते हो इस प्रोसेस के बारे में तो बुक्स में लिखा हुआ है एडियाबैटिक मतलब क्या, कि वो प्रोसेस जिस प्रोसेस के दौरान हीट ट्रांसफर जीरो होता है। द प्रोसेस ड्यूरिंग विच हीट ट्रांसफर इज जीरो इज कॉल्ड एज अ एडियाबैटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस को कहा जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ में आ गया, ठीक है। आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे हम कि एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान हीट ट्रांसफर जीरो क्यों होता है। फिलहाल मैंने आपको बताया एडियाबैटिक प्रोसेस जब भी आप सुनोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए हीट ट्रांसफर इज जीरो, ठीक है। हम और एक डिवाइस के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम है हीट एक्सचेंजर। जैसा हीट एक्सचेंजर, ठीक है। हीट एक्सचेंजर मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो है एक साइड से फ्लो करता है हॉट फ्लूइड और एक साइड से फ्लो करता है कोल्ड फ्लूइड, और इस हॉट फ्लूइड की मदद से या फिर इस कोल्ड फ्लूइड की मदद से हम इस हॉट फ्लूइड को कूल करते हैं, इसको हम कूल करते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में होता है हीट ट्रांसफर। अब यहां पर हीट ट्रांसफर हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड के मदद बीच में हो रहा है ना। तो क्या यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये एक एडियाबैटिक डिवाइस है? क्या मैं बोल सकता हूं कि यहां पर हीट ट्रांसफर जीरो है? बोल सकता हूं क्या? हीट ट्रांसफर हो रहा है ना यहाँ पे कोल्ड एंड हॉट फ्लूइड के बीच में, यह है हॉट फ्लूइड और ये है कोल्ड फ्लूइड। तो यहां पर हो रहा है हीट ट्रांसफर कोल्ड और हॉट फ्लूइड के बीच में। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या ये एक एडियाबैटिक डिवाइस है कि यहां पर हीट ट्रांसफर जीरो है? बिल्कुल बोल सकता हूं। क्यों?
क्योंकि हमने जब देखा एडियाबेटिक डिवाइस या एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्या, तो एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्या, वो प्रोसेस जिस दौरान हीट ट्रांसफर क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन कहाँ जीरो होता है, जीरो होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। मतलब हीट जो है वो सिस्टम से निकल के सराउंडिंग में नहीं जा सकती है और हीट जो है सराउंडिंग से लेकर सिस्टम में नहीं आ सकती है। मतलब हीट को ये बाउंड्री क्रॉस करने की परमिशन नहीं है। समझ में आया? जब तक हीट इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती है, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं आती है, तब तक हीट ट्रांसफर क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया? क्लियर है? तो यहां पर जो हीट ट्रांसफर हो रहा है हम इसको बाहर से इंसुलेट कर देते हैं। मतलब यहां पर क्या है, हीट, ये क्या है, सिस्टम है, हीट सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जाएगी और सराउंडिंग से सिस्टम में नहीं आएगी। हीट ट्रांसफर कहां होगा, सिस्टम के अंदर ही होगा। और सिस्टम के अंदर ही अंदर कितना भी हीट ट्रांसफर हो हमको कोई लेना देना नहीं है, हम बोलेंगे हीट ट्रांसफर इज अ जीरो। ओके, इसलिए बाउंड्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हीट एंड वर्क दोनों चीजें जब तक यहां से निकल के यहां नहीं आती हैं या यहां से निकल के यहां नहीं आती हैं, तब तक दोनों का सिग्निफिकेंस होता है जीरो। ओके, तब तक हम बोलेंगे हीट ट्रांसफर जीरो है, वर्क ट्रांसफर क्या है, जीरो है। समझ में आ गया ये बाउंड्री क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? ठीक है, तो जो बाउंड्री होती है ना, ये बाउंड्री अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार की मतलब जैसे बाउंड्री आपकी फिक्स भी हो सकती है और बाउंड्री आपकी मूवेबल भी हो सकती है। जैसे मैं कंसिडर करता हूं एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, ये आपका सिलेंडर है एंड दिस इज अ पिस्टन। गाड़ियों के इंजन में लगा होता है जो यूजुअली पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, ओके, देखा होगा आप सब लोगों ने। तो अगर इसके बारे में मैं पढ़ना चाहता हूं तो ये हो जाएगा मेरे लिए मेरा सिस्टम, ये हो गया मेरे लिए मेरा सिस्टम। अब अगर ये सिस्टम है तो यहां पर दिस 1 2 3 एंड 4 ये चारों के चारों क्या है, बाउंड्री है। ये चारों के चारों है बाउंड्री। उसमें से ये 1 2 और 3 ये तीनों कौन सी बाउंड्री है, तो ये तीनों है फिक्स बाउंड्री। लेकिन ये वाली जो है, ये वाली कौन सी बाउंड्री है, तो ये वाली है मूवेबल बाउंड्री। ये है मूवेबल बाउंड्री, है ना। सो बाउंड्री आपकी फिक्स भी हो सकती है और बाउंड्री आपकी मूवेबल भी हो सकती है। ओके, इसके अलावा बाउंड्री का शेप और साइज भी चेंज हो सकता है। क्लियर? ओके, बाउंड्री क्या है, द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड एज अ बाउंड्री। बाउंड्री में बी फिक्स, में बी मूवेबल। ओके, बाउंड्री जो है उसका शेप और साइज भी चेंज हो सकता है। ओके, समझ में आ गया? सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, क्लियर है? चौथा है यहाँ पे यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स मतलब क्या, सिंपली सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। अगर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मैं मिला दूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, यूनिवर्स मिलेगा। ओके, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। ठीक है, तो ये था सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स एंड बाउंड्री। ओके, क्लियर है? सो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अभी अभी हमने देखा सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है, राइट। तो ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक है ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, दो बातों की बेसिस पे सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। दो बातें कौन कौन सी, तो पहला है मास और दूसरा है एनर्जी। मास और एनर्जी, इन दो बातों की बेसिस पे सिस्टम को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ओके, सो देखते हैं एक एक करके। सपोज ये सिस्टम है, ये है सिस्टम। ओके, सो दो बातें कौन कौन सी है, एक है मास और एक है एनर्जी। ओके, जैसे कि अगर मैं बोलता हूं कि जो सिस्टम है और सराउंडिंग है, इन दोनों के बीच में मास और एनर्जी दोनों को परमिशन है कि मास जो है वो सिस्टम से जा भी सकता है, सिस्टम में आ भी सकता है। एनर्जी जो है वो सिस्टम से जा भी सकती है, सिस्टम में आ भी सकती है। ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे ओपन सिस्टम। ठीक है, अ सिस्टम अक्रॉस विच बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। मास ट्रांसफर भी होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी होगा। ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे क्या, ओपन सिस्टम। ओके, जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आप लोग पढ़ते हो नोजल, है ना। नोजल में क्या होता है, मास आता है, मास जाता है, या फिर कंप्रेसर या फिर पंप, है ना। अगर मैं बात करता हूं कंप्रेसर की तो क्या होगा, यहाँ पे सपोज ये कंप्रेसर है, इनलेट वॉल एंड आउटलेट वॉल। इनलेट वॉल से एयर अंदर आएगा, अगर एयर अंदर आया मतलब मास अंदर आया।
मास आ गया, और ये जो एयर अंदर आई है इसको हम कंप्रेस करते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की मदद से, है ना। और कंप्रेस करने के लिए हम वर्क सप्लाई करते हैं, और वर्क क्या है, एक प्रकार का एनर्जी है, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पे। तो मास ट्रांसफर भी हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर भी हो रहा है। तो कंप्रेसर क्या है, एक ओपन सिस्टम डिवाइस है। कंप्रेसर क्या है, एक ओपन सिस्टम डिवाइस है, राइट। तो ओपन सिस्टम डिवाइसेस के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। ओके, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, तो कौन कौन से उसके एग्जांपल हैं, जैसे कि कंप्रेसर, उसके बाद टरबाइन, उसके बाद नोजल, डिफ्यूजर, पंप, बॉयलर, हीटर, हीट एक्सचेंजर, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ओपन सिस्टम डिवाइस। समझ में आ गया, क्लियर है। ओपन सिस्टम मतलब क्या, वो सिस्टम जिसमें मास और एनर्जी दोनों को परमिशन है आने की और जाने की, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं ओपन सिस्टम की, सपोज मैं कंप्रेसर का एग्जांपल लेता हूं, है ना, जैसे मैंने आपको बताया कंप्रेसर, राइट। तो यहां पर देखिए मास जो है वो आ सकता है, जा सकता है। तो मास कांस्टेंट है क्या यहाँ पे, नहीं, मास कांस्टेंट नहीं है। एनर्जी भी आ सकती है, एनर्जी जा सकती है। तो एनर्जी कांस्टेंट है क्या यहाँ पे, एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है वॉल्यूम। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है। जब तक मैं कंप्रेसर की साइज चेंज नहीं करता हूं तब तक वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, राइट। इसीलिए जो ओपन सिस्टम है ना, ओपन सिस्टम को और एक नाम दिया गया है और वो है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। इट इज अनदर नेम गिवन टू द ओपन सिस्टम। ओके, समझ में आया। इसके अलावा ओपन सिस्टम का और एक नाम है, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं, फ्लो सिस्टम। फ्लो, ओके, फ्लो एंड नॉन फ्लो, इसे दो प्रकार के सिस्टम हमारे पास है। फ्लो मतलब क्या, मास आएगा मास जाएगा। नॉन फ्लो मतलब मास नहीं आ सकता है। ओके, मास का फ्लो जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन फ्लो मतलब क्या, मास के फ्लो को परमिशन है, ठीक है। सो इस तरह से ओपन सिस्टम जो है उसके टोटल 3 नाम है। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, और तीसरा जो है आपका फ्लो सिस्टम। ओके, और जो डेफिनेशन ओपन सिस्टम की है, क्या डेफिनेशन है, अ सिस्टम अक्रॉस विच बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज, आंसर आएगा ओपन सिस्टम, ठीक है। अभी जो है लास्ट, अगर आप कुछ पेपर्स देखोगे तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि अ सिस्टम अक्रॉस विच मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस। क्वेश्चन क्या था, अ सिस्टम अक्रॉस विच मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एंड वर्क ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ठीक है ना। अब हीट एंड वर्क क्या है, एनर्जी है, तो उसने एनर्जी को सिर्फ स्प्लिट कर दिया। उसने क्या पूछा, अ सिस्टम अक्रॉस विच मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एंड वर्क ट्रांसफर टेक्स प्लेस, मतलब अ सिस्टम अक्रॉस विच मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ओपन सिस्टम। लेकिन वहां पर ऑप्शन में ओपन सिस्टम नहीं था, तो वहां पे ऑप्शन में क्या दिया गया था, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, बिकॉज कंट्रोल वॉल्यूम इज नथिंग बट द अनदर नेम गिवन टू द ओपन सिस्टम। इसीलिए जो डेफिनेशन ओपन सिस्टम का है वही डेफिनेशन किसके लिए होगा, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम के लिए भी होगा। समझ में आ गया। तीनों नाम आपको याद रखने हैं, एक ओपन सिस्टम, दूसरा कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम और तीसरा फ्लो सिस्टम, ठीक है ना। समझ में आ गया, ओके, कोई डाउट है इसमें, ठीक है। सो देखते हैं सेकंड सिस्टम क्या है। यहाँ पे सेकंड सिस्टम हमारा है क्लोज सिस्टम। सेकंड सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम क्या है, अ सिस्टम अक्रॉस विच ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, देयर इज नो मास ट्रांसफर। अ सिस्टम अक्रॉस विच ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, एनर्जी को परमिशन है कि वो सिस्टम में आ जा सकती है, लेकिन मास को परमिशन नहीं है। समझ में आ गया, मास यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ओके, तो उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम, ओके, क्योंकि यहाँ पर मास कांस्टेंट है, इसीलिए क्लोज सिस्टम को और एक नाम दिया गया है, वो क्या नाम है, कंट्रोल मास सिस्टम। द अनदर नेम गिवन टू द क्लोज सिस्टम इज कंट्रोल मास सिस्टम या नॉन फ्लो सिस्टम। तीसरा नाम क्या है इसका, नॉन फ्लो सिस्टम, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि मास को परमिशन नहीं है। ओके, क्लोज सिस्टम क्या समझ में आ गया। सो क्लोज सिस्टम के एग्जांपल क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है प्रेशर कुकर। हम घरों में जो मतलब यूज़ करते हैं प्रेशर कुकर, खाना पकाते हैं तो उसके अंदर जब हम खाना डालते हैं उसको पूरी तरह से बंद कर लेते हैं, राइट। अब क्या होता है, खाना जो अंदर है उसको गर्म करने के लिए उसको हम गैस पे रखते हैं, तो हीट एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रेवल करती है। ओके, उस समय हमारा सिस्टम क्या है, प्रेशर कुकर है,
उसके अंदर जो रखा हुआ खाना है ना, तो हीट एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रैवल करती है, लेकिन उसके अंदर खाने का जितना क्वांटिटी है, जितना मास है, वो उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। ओके, सो प्रेशर कुकर हो गया। या फिर इसका और एक एग्जांपल है जो हम घरों में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हमारा, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज सिस्टम। या फिर अ गैस हीटेड इन अ क्लोज कंटेनर, एक क्लोज कंटेनर में अगर मैं गैस को रखता हूं और उसको गर्म करता हूं, दिस इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, प्रेशर कुकर, रेफ्रिजरेटर और गैस हीटेड इन अ क्लोज कंटेनर आर एग्जाम्पल्स ऑफ अ क्लोज सिस्टम। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम के भी 3 नाम हैं, पहला कंट्रोल क्लोज सिस्टम, दूसरा कंट्रोल मास सिस्टम और तीसरा आपका नॉन फ्लो सिस्टम। याद रहेगा? क्लियर है? ओके, होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स, पढ़ना तो है, आप घर पे बैठे हैं भले ही, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। ओके, आप यहाँ पे मतलब घर पे बैठे बैठे आप टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा है, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, इतने मतलब कम फीस में आप लोगों के लिए कोर्स अवेलेबल किया गया है, आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटीज़ की आपको वीडियो मिल रहे हैं। बाकी टीचिंग जो है वो आप लोगों को जज करनी है। ठीक है, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा को आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, एक छोटा सा आपको मोटिवेट करने के लिए शायरी सुनाना चाहूंगा मैं। ठीक है, जैसे कि किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही हुई है कि आज अगर शाख खाली है तो क्या हुआ, आज अगर शाख खाली है तो क्या हुआ, कल फूल भी आएंगे और पत्ते भी आएंगे। आज अगर शाख खाली है तो क्या हुआ, कल फूल भी आएंगे और पत्ते भी आएंगे। आज अगर दिन बुरे हैं तो क्या हुआ, कल दिन अच्छे भी आएंगे। ठीक है, अच्छे दिन से मेरा मतलब मोदी सरकार वाले दिन नहीं है, वो पॉलिटिकल बातें हैं। अच्छे दिन से मेरा मतलब है कि डेफिनेटली इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल गेट अ जॉब। टू गेट अ गुड जॉब देयर इज ओनली वन वे, हार्ड वर्क। ठीक है, आपको हार्ड वर्क करना है, साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है कि आपको ये तो पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, नहीं तो ये पढ़ना है, पढ़ते गए, लेकिन कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब बातें पता नहीं है। तो आपको सिलेबस से स्टिक रहना है। तो जो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ सारा आपका टू द पॉइंट रहेगा, टू द सिलेबस रहेगा। ठीक है, मेरा एम है आपको जो है एग्जाम क्लियर करवाना। ओके, मेरा एम यहाँ पे आपको नॉलेज देना है, लेकिन कितना, जितना आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी है। सारी दुनिया का नॉलेज देते बैठना मेरा काम यहाँ पे नहीं है। मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम से कम समय में अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाना है ताकि आपका जॉब लगे, आपका जो है एग्जाम क्लियर हो। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे थर्ड सिस्टम। ओके, तीसरा सिस्टम कौन सा है, तो तीसरा सिस्टम है यहाँ पे आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, सो आइसोलेटेड सिस्टम का डेफिनेशन क्या है, अ सिस्टम अक्रॉस विच, ओके, अ सिस्टम अक्रॉस विच नाइदर मास नॉर एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज अ आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, अ सिस्टम अक्रॉस विच, जहां पर मास ट्रांसफर भी जीरो होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी क्या होगा, जीरो होगा, ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मास ट्रांसफर भी नहीं होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा, इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जांपल क्या है इसका, इसका एग्जांपल है जैसे थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क के अंदर अगर मैं चाय रखता हूं तो क्या होगा, वो चाय गर्म रहेगी। ओके, और वहां पर चाय का जितना क्वांटिटी होगा उतना ही रहेगा। तो थर्मस फ्लास्क इज द एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। बट द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज यूनिवर्स। कैसे? ठीक है, आप सभी लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और उसके अंदर कहा गया है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। हेंस द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए यूनिवर्स का एनर्जी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और यूनिवर्स का मास भी हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मास कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट, तो क्या बन गया, आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आ गया आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ठीक है, एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन क्या था। ओके, सॉरी, ओके, जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं क्वेश्चन क्या था, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, इन एन आइसोलेटेड
system. Okay, in an isolated system the energy of n system, in an isolated system the energy of n system, option A increases, option B decreases, option C remain constant, option D none of the above. ठीक है ना, आइसोलेटेड सिस्टम के दौरान सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, कांस्टेंट रहेगी और नन ऑफ द अबव। देखिए आइसोलेटेड सिस्टम है मतलब क्या, एनर्जी ना आ पाएगी ना जा पाएगी। अब एनर्जी सप्लाई नहीं करेंगे तो बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी। रिमूव भी नहीं कर सकते ना, तो घटेगी क्या, घटेगी भी नहीं। लेकिन क्या जीरो होगी, क्या होगी, इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन्स कांस्टेंट, और सपोज ऑप्शन 4 है जीरो। ओके, ऑप्शन 4 यहाँ पे नन दिया गया, लेकिन सपोज ऑप्शन 4 है जीरो, तो एक सिस्टम का एनर्जी जीरो कभी नहीं होता है, सिस्टम का एनर्जी जीरो कभी नहीं होता है। ठीक है, हमेशा सिस्टम के पास कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद जरूर होता है। ठीक है, क्योंकि सिस्टम, हम जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं ना, थर्मोडायनेमिक्स में हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आइडियल गैस के बारे में। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में हमारे लिए जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, आइडियल गैस होता है। ठीक है, और इस दुनिया में आइडियल गैस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम आइडियल गैस किसको मान के चलते हैं, हम आइडियल गैस मान के चलते हैं एटमॉस्फेरिक एयर को। अब अगर एटमॉस्फेरिक एयर हमारा सिस्टम है, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है, सपोज इस रूम में मौजूद जो एयर है, राइट, इसके पास हमेशा कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद होगी। क्यों, क्योंकि ये जो एयर है वो बना होता है एयर मॉलिक्यूल्स का, और मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते रहते हैं, और ये मूव करते करते क्या होते हैं, आपस में टकराते हैं। अगर ये मूव कर रहे हैं तो इनके पास क्या है, एक एनर्जी है ना। तो एक सिस्टम का एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होता है, चाहे वो आइसोलेटेड सिस्टम हो, चाहे ओपन हो, चाहे क्लोज हो, तो जीरो नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, डिक्रीज भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आएगा, रिमेन्स कांस्टेंट, जितना है उतना ही रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। समझ में आ गया। तो ये था आपका ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। वापस फटाफट से मैं आपको बता देता हूं ओपन सिस्टम मतलब क्या। ओपन सिस्टम के और दो नाम हैं, एक है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम, दूसरा है फ्लो सिस्टम, राइट। और ओपन सिस्टम मतलब क्या, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास ट्रांसफर भी होगा और एनर्जी ट्रांसफर भी होगा। दूसरा है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम मतलब क्या, क्लोज सिस्टम के और दो नाम है, एक है आपका कंट्रोल मास सिस्टम, दूसरा है आपका नॉन फ्लो सिस्टम। और उसका डेफिनेशन क्या है, अ सिस्टम अक्रॉस विच ओनली एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, देयर इज नो मास ट्रांसफर, ठीक है। और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या, अ सिस्टम अक्रॉस विच नाइदर एनर्जी नॉर मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अ सिस्टम अक्रॉस विच ओनली मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, ओके, ओनली मास ट्रांसफर, देयर इज नो एनर्जी ट्रांसफर, है ना। हमने 3 सिस्टम पढ़े, तीनों सिस्टम में जो है ऐसा कोई मतलब कंडीशन था क्या कि सिर्फ मास ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ओके, नहीं था, है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर क्या आएगा, वो कौन सा सिस्टम है, क्या ये चौथा सिस्टम है, नहीं, चौथा सिस्टम हमारे पास नहीं है, हमारे पास यही 3 सिस्टम है, ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड, ठीक है। सो जो ओपन सिस्टम है ना हमारे पास, ओपन सिस्टम, उसका डेफिनेशन क्या है, अ सिस्टम अक्रॉस विच बोथ मास एंड एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस। लेकिन ओपन सिस्टम होने के लिए द मिनिमम एंड सफिशिएंट कंडीशन इज मास ट्रांसफर शुड बी टेक्स प्लेस। अगर सिर्फ मास ट्रांसफर भी हो रहा है ना, एनर्जी ट्रांसफर जीरो भी है, तो उसको भी हम ओपन सिस्टम ही कहेंगे। जैसे कि हमने देखा था हीट एक्सचेंजर, है ना, हीट एक्सचेंजर को हमने यहाँ से इंसुलेट करके रखा हुआ है, तो हीट ट्रांसफर हो रहा है क्या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, नहीं हो रहा है। लेकिन मास आएगा ना, हॉट वाटर आएगा, कोल्ड वाटर बाहर जाएगा, है ना, तो मास ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर जीरो है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम ही कहेंगे। ओके, समझ में आ गया, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, या आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, क्लियर है सारा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, नोट्स आपके पास हैं, राइट, और जो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि चलो भाई सर ने ये चीज़ नोट्स पे लिखी नहीं हुई है, या फिर जिसने भी वो नोट्स लिखे हैं, राइट, हालांकि जैसे मैंने चेक किए हैं तो नोट्स काफ़ी अच्छे लिखे हुए हैं, उसने राइटिंग भी अच्छी है, तो उन्होंने अगर कोई चीज़ मिस की है या फिर आपको सुनते समय कोई चीज़ लगती है ऐसी कि मुझे लिख लेनी है, तो आप नोट डाउन कर सकते हो, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ओके, ठीक है। सो ये हमारा था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।